बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2016 का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे थे और इसके सेक्शन बी में हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। साथ साथ मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। कोई क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से आपने मेमोराइज़ करना है, और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है, वो भी आपको साथ साथ गाइड किया जाएगा। नीचे लिखा होगा कि आप ऑलरेडी इसको पिछले यानी 2013-14 के पास पेपर्स में जो है वो तैयार कर चुके हैं। और अगर कोई स्लाइड चेंज के साथ आता है तो वो पर्पल कलर में लिखा होगा, ताकि आपको पता हो कि ये अब एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि पिछले पेपर में उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछा और अभी वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम साथ साथ लेके चलेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, एक्सप्लेन द पैरामीटर्स विच डिटरमिन इट्स स्ट्रेंथ। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बॉन्ड एनर्जी वाला, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं जिसमें आप पैरामीटर्स एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, जो कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी। तो ये जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी आपने उस तरह से इसको मेमोराइज भी करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल सिमिलर बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। यानी अब आपने ये नहीं कहना कि अगर H2 है आपके पास तो उसके अंदर ये जो हाइड्रोजन का HH बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, नहीं, बल्कि हम पर मोल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल सिमिलर बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी 1 मोल H2 होगा तो उसमें जितने सारे ये HH वाले सिमिलर बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके जो यूनिट्स हैं वो पर मोल होंगे। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होंगे? किलो जॉल्स पर मोल। और इसकी एग्जांपल क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ H2 molecule is 436 किलो जॉल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 298 केल्विन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्ली आपने बॉन्ड एनर्जी को किस तरह से लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिकली हमने एट द एंड स्ट्रेंथ का ही बताना है, क्योंकि लास्ट अगर स्लाइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कि एक्सप्लेन पैरामीटर्स विच डिटरमिन इट्स स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कौन से पैरामीटर्स बता रहे हैं, किससे पता चलेगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी अगर इतनी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रॉन्गर हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एंड बॉन्ड लेंथ, और लास्ट में है बॉन्ड ऑर्डर। अब साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स और बॉन्ड लेंथ जो है वो इन दोनों का सेम फैक्टर जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे सेम इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको एक ही उसमें कर लेते हैं, वरना हमें सेम जो चीज़ें साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स के लिए लिखनी पड़ेंगी, सेम उसी को हमें एज इट इज़ रिपीट करना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ के लिए। ठीक है, तो हमने इसको एक ही में कर लिया है। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, greater the electronegativity difference in electronegativity between the bonded atoms, the greater is the bond energy and stronger is the bond। यानी at the end हमने electronegativity का इफेक्ट जो है वो स्ट्रेंथ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपने चलना है कि ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ याद करनी है टेबल के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर HF का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 1.9 है, HCl का 0.9 है, HBr का 0.7 है और HI का 0.4 है। ठीक है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज़ भी आपको नज़र आ रही हैं किस तरह से। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी 567 जो है वो HF की है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका एक लाइन नीचे लिखेंगे कि अबव डाटा शोज दैट HF हैज़ हायर बॉन्ड एनर्जी सो इट्स बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर, यानी उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एंड बॉन्ड लेंथ। अब देखें एक चीज़ आप पहले समझ लें कि अगर बॉन्ड का साइज़ छोटा होगा, ठीक है, उसकी वो डायरेक्टली उसके किस चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड पे लेंथ पे। ठीक है, अगर साइज़ बड़ा है, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि हमने इसको इसी तरीके से बताना है। द स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ,
फिर उसके बाद क्या होगा, जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, द ग्रेटर इज़ द बॉन्ड एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड। ठीक है, यानी बिल्कुल स्मॉल बॉन्ड लेंथ वाला जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब वो हमने बताया ग्रेटर इज़ द बॉन्ड एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने एक ही हेडिंग में हमने साइज़ और बॉन्ड लेंथ दोनों को एक्सप्लेन कर दिया और उनका इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ बता दिया। ठीक है, और दोनों की एग्जांपल भी हम इस तरह से कोट कर लेंगे कि जो स्मॉलर साइज़ एच जो है उसका साइज़ स्मॉलर है। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमारे पास उसकी बॉन्ड एनर्जी 436 है और क्लोरीन का साइज़ बड़ा है और उसकी एनर्जी जो है वो 242 है। तो इसको भी हम नीचे एक लाइन लिख के एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या लिखा है। ये जो डाटा लिखा है, अबव डाटा शोज दैट द साइज ऑफ द हाइड्रोजन इज स्मॉल, सो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन H2 इज शॉर्टर, दैट्स वाई बॉन्ड बिटवीन H2 इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी अगर 2 बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स द ग्रेटर इज़ द बॉन्ड एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में डबल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ट्रिपल बॉन्ड और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो इसके लिए भी डाटा आपको याद करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों की एनर्जीज आपने याद कर ली कि सिंगल की 348 है, फिर डबल की 614 है और ट्रिपल की 839 है। तो अब आप नीचे भी लिखेंगे एक लाइन इस डाटा को जो एक्सप्लेन करेंगे। अबव डाटा शोज दैट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होती जाती है, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली आपने आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन change in internal energy and change in enthalpy? Is it true that change in internal energy and change in enthalpy have the same values for the reactions taking place in the solution? तो ये हम बिल्कुल as it is जो है वो रिपीट हो चुका है 2013 के फर्स्ट पेपर में। हम इसको as it is यही क्वेश्चन आया था, उसको हम प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया 2014 का सेकंड पेपर, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट QV इज इक्वल्स टू डेल्टा E and QP is equals to delta H, यानी heat at constant volume is equals to change in internal energy and heat at constant pressure is equals to change in enthalpy। तो अब हमारे पास जो ये QP डेल्टा H के इक्वल है, तो ये भी आपके पास जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन में है और हम 2013 के फर्स्ट पेपर में और 2015 के थर्ड पेपर में इसको कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपरली उसमें वहाँ पर उसको उस तरह से ड्राइव नहीं किया गया। ठीक है, तो सिंपल यानी इस तरह से किया गया कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल V। ठीक है, इस तरीके से इसको डिराइव किया गया था। अगर आप के पास जो नोट्स हैं आप उसको भी देख सकते हैं और ऑलरेडी आपने याद भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली ये पूरी डेरिवेशन आई हुई है जो कि बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक्स से जो है हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक्स और KPK की ये आपको एज अ रेफरेंस दी गई हैं और आपने इसमें से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें कोई ऐसा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, वो बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी आपको आता भी है। ठीक है, इट स्टेट्स that the energy can neither be created nor destroyed or total energy of the system and the surrounding remains constant। ठीक है, और इसके लिए हमने जो इक्वेशन लिखते हैं वो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W है। ठीक है, डेल्टा E चेंज इन सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, Q जो है वो हीट है और W जो है वो वर्क है। साथ आपने एक छोटा सा जो है वो आपने फ्लो शीट सी डायग्राम बना लेनी है जिसमें आपने बताना है कि W कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है और हीट कब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो ये एरोज़ आपकी हेल्प करेंगे ये चीज़ याद रखने में, क्योंकि देखें ये जो ऊपर वाला एरो है ना, ये इस तरह से सिस्टम की तरफ आ रहा है, ये यहाँ से सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये राइट साइड पे एरो लगा हुआ है और ये भी यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें
हीट, ये जो सिस्टम है ना, हीट इधर से निकल रही है, हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम वो नेगेटिव होगी, और अगर सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है हीट एडेड टू द सिस्टम, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब जब वर्क डन का ऊपर से एरो आ रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये फ्लो शीट डायग्राम से आप बड़ी ईजीली जो है वो इन चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, भूलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था। अब हमने क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्रूव करना है, तो ये इसके लिए हमने प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, इफ़ डब्ल्यू इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में लिखा था डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये लिखा था ना, तो डब्ल्यू हम बता रहे हैं कि वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। ठीक है, इफ़ W is the pressure volume work, then the first law of thermodynamics can be written as, हम W की जगह P डेल्टा V लिख सकते हैं। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम इजीली हमने प्रूव कर लिया कि डेल्टा E जो है वो इज इक्वल्स टू है Q V के। ठीक है, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो this shows that change in internal energy of the system is equal to the heat absorbed by the system at constant volume. Next है process at constant pressure, QP is equal to change in enthalpy. ठीक है, इसको हमने कैसे करना है, at constant pressure change in enthalpy of a system can be written as, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा H is equals to डेल्टा E P प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने पीछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में एक जो इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस P डेल्टा V। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये अगर सिस्टम कर रहा है, इट इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है, तो देन इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, यानी ये जो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यूज़ हैं आप इसको इसमें पुट करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 in 1 वी गेट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। तो ये दोनों आपस में जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। मीन्स कि इसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये प्रॉपर तरीका था, तो आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखें पर्पल में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल, ली चैटलियर जो प्रिंसिपल है उसका क्वेश्चन है, और ऑलरेडी आप 2013, 2015 का फर्स्ट पेपर, 2015 का सेकेंड पेपर और 2015 के थर्ड पेपर में ली चैटलियर के बहुत से क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। मतलब ये बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा गया। ठीक है, यानी बिल्कुल सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कि डिफाइन ली चैटलियर प्रिंसिपल, ऐसे नहीं, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस दे के आपको कहा जाता है कि अब बताएं कि अगर सिस्टम में से टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें, कम कर दें, कभी कहते हैं कि टेम्परेचर को चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो खुद नहीं बता रहे होते कि टेम्परेचर को ज़्यादा करना है या कम करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया, कि बताया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो अब इसकी सबसे पहले उन्होंने कहा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दें। अब देखें, सल्फर डाइऑक्साइड जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में जा रहा है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो ये देखें, हमने ऑक्सीजन के साथ इसको लिखा, ठीक है, और उसको पहले बैलेंस किया। ठीक है, यानी पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड में जब आप ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है, तो आप उसको SO3 पे लेके जाएंगे। अभी देखें, इसमें ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, यानी एक तरफ लेफ्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पे जो है वो 3 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये लगा दें, इतना बढ़ा दें, इतना ये कोफिशिएंट लगा दें तो इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर इसके 2 मोल्स ले लें, ठीक है, अगर इसके 2 मोल्स ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो 3 है ना, 3 को 4 के इक्वल कैसे लाया जा सकता है, लेकिन 3 को अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये आपके पास 4 तो है ही है।
ठीक है, या आपके पास 1 2 3 4 4 तो है ही है, तो आपने जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ऑक्सीजन बन गए। तो यहाँ पर भी आपको रिएक्टेंट्स में भी 6 ऑक्सीजन करने हैं और 2 सल्फर भी करने हैं। तो जब आप यूँ करेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसको बैलेंस कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन दिस रिएक्शन। यानी अब प्रेशर का उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, या प्रेशर को डिक्रीज़ करें तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, यानी प्रेशर चेंज से क्या होगा। तो अब हमारे पास देखें, सबसे पहले हम लीच-एटलियट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या कहता है, और फिर हम अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन जो है वो बताएंगे कि प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियट प्रिंसिपल, इफ़ प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, हम बता रहे हैं कि प्रेशर को अगर बढ़ाया जाएगा देन ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। ठीक है, अब ये भी आपने मस्त लिखना है कि ये जब हम जो चेंज ला रहे होते हैं ये तब ला रहे होते हैं जब ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ चुका होता है। ठीक है, इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम देन इट विल डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम का रिवर्स रिलेशनशिप है, एंड द रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए अगर वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड वाइस वर्सा मस्त लिखना आपने, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन जो है उस तरफ मूव करेगा जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसका मतलब कि प्रेशर को जब डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करने से, इसको हम देख लेते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा एंड रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा इसीलिए लगाया जाता है। अब आपने पहले लीच-एटलियट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दिया, आप एक लाइन में बताएंगे कि इस को कैसे हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ठीक है, यानी अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के मोल्स लेस हैं। ठीक है, लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी मोल्स, वॉल्यूम और प्रेशर। यानी अगर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनानी है तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करना चाहिए रिएक्शन को, यानी वॉल्यूम लेस होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। तो अब हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम इसके लिए लाइन लिखेंगे, इन दिस गिवन रिएक्शन सिंस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर लेस, जैसे कि हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट के मोल्स लेस हैं, इसलिए सो इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम देन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज एंड द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो ये प्रॉपर वे था इसको लिखने का। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जैसा कि हमें पता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसमें हम जो है वो हाई टेम्परेचर क्यों यूज़ करते हैं, 400 to 500 डिग्री क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वैसे चीज़ आपको पता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें टेम्परेचर लो करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, और जो अगर इसमें हाई कर देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर हाई कर देंगे तो रिवर्स रिएक्शन होने लग जाएगा। तो ये है भी एक्सोथर्मिक और हम इसको हाई टेम्परेचर पे भी कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा बन रही है ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी कि आपने जब इक्वेशन है ना, इक्वेशन में आपने ये चीज़ शो की है कि ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि आपने साथ प्लस हीट लिखा है, मींस कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, यानी SO3 के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है तो प्लस हीट लिखा है, और साथ हमने वैल्यू नहीं पता थी कि इतनी हीट रिलीज़ हो रही है, तो हमने सिर्फ लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी हीट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ का मतलब होता है कि हीट रिलीज़ हो रही है। तो अब हम इस थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर व्हाई। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास as the given reaction is exothermic and requires low temperature for the formation of the product, but there is a drawback of decreasing the temperature that it decreases the speed of reaction। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लो जो है टेम्परेचर पे काम करेंगे तो स्पीड जो है वो रिएक्शन की कम हो जाएगी और बहुत स्लोली मूव करेगा, तो बहुत SO3 के बहुत कम मोल्स बनेंगे और बहुत ऐसा कह लें कि जो रिएक्शन जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कहेंगे नहीं, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन हमने फास्ट करनी है, इसलिए हम इसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे। जब हाई टेम्परेचर करते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स होने लगता है, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ चुके हैं, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो ये प्रेशर की हेल्प लेते हुए हमने क्या
क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ा के स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट कर दी, और साथ प्रेशर को बढ़ा के हमने रिएक्शन को बैकवर्ड आने से रोक लिया, बल्कि वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्पीड जो है वो स्लो हो गई थी। सो टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 इन लेस टाइम द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर इज यूज टू प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन। यानी ये जो रिवर्स रिएक्शन होगा होने वाला था जो हाई टेम्परेचर पे, तो उसको भी तो रोकना था ना, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देकर उसको हमने प्रिवेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन भी फॉरवर्ड चला गया और हमारा जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला ली-चैटलियर का जो है अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन राउट्स लॉ इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2014 के सेकंड पेपर में, 2015 के सेकंड पेपर में और 2016 के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट आर एसिडिक इन नेचर, व्हाई। तो जो अमोनियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपने एज इट इज़ रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन कौन से पेपर्स में रिपीट हो रहा है, 2013 के फर्स्ट पेपर में और 2015 के थर्ड पेपर में। तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको ये आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये आता है कि हमने कैसे बताना है कि किसी भी सॉल्ट की नेचर जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने एक पैटर्न सीख लिया था, तो अब हम देखते हैं कि हमने उसी पैटर्न पे, ये जिस पैटर्न पे हमने अमोनियम क्लोराइड को सॉल्व किया था, ठीक है, इसी पैटर्न पे जो है वो हम सॉल्व करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड को। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम बताएंगे कि जो एल्यूमिनियम आयन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वीक बेस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि वैसे भी देखने से भी पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम है तो वही बात है, बेस है तो बेस के लिए हम मोस्टली साथ OH लगा लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम को +3 आयन्स हैं तो ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल भी 3 ही लगेंगे। ठीक है, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वीक बेस AlOH थ्राइस, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेगा और 3 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और क्लोराइड आयन का तो बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड में जैसे आपने क्लोराइड लिखा था कि क्लोराइड आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, सो इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब एक आयन तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा और एक आयन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयन्स बना रहा है। तो आपने कंक्लूजन क्या लिखना है, सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोजन आयन्स विद pH लेस देन 7। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से आपने कॉपर सल्फेट का बताना है। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर आयंस डेराइव्ड फ्रॉम द वीक बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कॉपर के ऊपर +2 आयंस हैं तो उसके साथ हाइड्रोक्सिल भी 2 ही लग रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड एंड रिएक्ट विद वाटर। अब ये भी जो है वो कॉपर जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेगी और प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स। और सल्फेट का जो है वो आप लिखेंगे सल्फेट आयन डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोजन आयंस विद pH लेस देन 7। तो ये बहुत ही आसान है अगर आपने ये पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो ये इसी तरीके से आपको बड़ा हेल्प करने वाला है ऑब्जेक्टिव में भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि ये जो फॉलोइंग सॉल्ट्स दिए गए हैं इनमें से कौन एसिडिक है। तो 4 दिए होंगे, उनमें से एक एसिडिक होगा, तो आप देख के रफ साइड पे आप में रफ कैलकुलेशन करके आप जल्दी जल्दी से देख लेंगे कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है और जिसकी वजह से वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एज इट इज रिपीट हुआ है। व्हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर बट एज अ कैथोड व्हेन कनेक्टेड विद जिंक। बहुत डिटेल के साथ आपने 2014 के सेकंड पेपर में इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया है और याद भी कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। राइट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड रीचार्जिंग ऑफ द लेड एक्यूमुलेटर। अब लेड एक्यूमुलेटर वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिंपल ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जब आपको सिंपल रिएक्शंस लिखने के लिए कहा जाएंगे तो आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं करना कि भाई ये लेड एक्यूमुलेटर बैटरी है, ये यहाँ यूज़ होती है, इसमें ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये चीज़ें नहीं करनी। आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
है, ठीक है। राइट रिएक्शंस लिखा है तो बस रिएक्शन लिखें, ठीक है। आप लिखें डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, उसके रिएक्शन लिख दें, एट एनोड एंड एट कैथोड और नेट रिएक्शन, और फिर चार्जिंग ऑफ द बैटरी के लिख दें, ठीक है। तो फिर अगर पूरा टॉपिक आ जाता है कि लेड एक्यूमुलेटर बैटरी को एक्सप्लेन करें, तो फिर मैं उसको भी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी को आप करेंगे तो आपने प्रॉपरली ये रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। कि इसमें डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि एट एनोड जो है वो लेड जो है वो सल्फेट आइंस के साथ मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास इस तरीके से ना एनोड मतलब ये एनोड है, ठीक है, एनोड, और ये कैथोड है, ठीक है। अब जो बैटरीज खुद से जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं, क्योंकि ये गैल्वानिक सेल है ना लेड एसिड बैटरी, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बैटरी नहीं होती, बल्कि इसने तो करंट खुद प्रोड्यूस करना होता है। तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि कोई पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ठीक है। तो अब वो हमें पता चलता है कि एनोड है ना, एनोड हमेशा यानी ये लेड से मिलकर बना हुआ है, कैथोड लेड ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यानी बल्ब ऑन होगा, ठीक है। तो ये एनोड जो है वो ना नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो अब ये स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे लेड जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, और लेड ऑक्साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव इन नेचर है। तो लेड ऑक्साइड, लेड पे जो है ना वो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा जो है वो रिडक्शन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। लेड जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा, ठीक है। वो इधर से ट्रैवल करेगा और दूसरी साइड पहुंच जाएगा, और हमें यहाँ पे बल्ब जो है वो जलता हुआ नज़र आएगा। तो लेड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से लेड जो है वो Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो सिस्टम में जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सल्फेट आइंस प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ है H2SO4, तो उसमें हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस प्रेजेंट है। तो ये जो है वो लेड सल्फेट आइंस के साथ मिलकर लेड सल्फेट बना देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें कैथोड की तरफ ये ट्रैवल करके आ गए हैं, और सिस्टम में जो है वो हाइड्रोजन आइंस भी प्रेजेंट हैं और सल्फेट आइंस भी प्रेजेंट है। अब ये जो क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होने के बाद ये इससे ना एक ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और वाटर बना देता है। फिर ये लेड ऑक्साइड जो है ना PbO में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये PbO फर्दर सल्फेट्स के साथ रिएक्शन शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में, और साथ जो है वो वाटर भी बन जाएगा, ठीक है। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल तो पहले बन गया था, यानी 2 हाइड्रोजन्स जो है वो इससे एक ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके तो उन्होंने वाटर बना दिया था, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से जब लेड ऑक्साइड ने 2 हाइड्रोजन्स और फर्दर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो एक और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ से जो है वो आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया कि किस तरह से एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करके कैथोड की तरफ जाई जा रहे हैं, ठीक है। एनोड नेगेटिव है इन नेचर और कैथोड पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो जो है वो इसके ऊपर भी लेड सल्फेट जो है डिपॉजिट हो गया, एनोड के ऊपर भी लेड सल्फेट डिपॉजिट हो गया, और कैथोड के ऊपर भी लेड सल्फेट डिपॉजिट हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता जब सारा का सारा जो आपने एसिड डाला हुआ है वो भी डाइल्यूट हो जाता है, यूज़ हो जाता है, उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लेड सल्फेट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। फिर हमें बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि ये जो गाड़ियों की बैटरियाँ होती हैं इनको रिचार्ज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिचार्जिंग होती है, ठीक है। रिचार्जिंग हमने कैसे करनी है, अब रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी के लिए आपने बताना है कि बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स एनोड टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब वैसे ही हमें पता था कि जो एनोड था ना ये लेड एक्यूमुलेटर बैटरी का एनोड, ठीक है, ये नेगेटिव इन नेचर था, और यानी इसके ऊपर नेगेटिव साइन था, और इसका ये कैथोड जो है वो पॉजिटिव साइन था। तो जब आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ना है ना, ठीक है, तो नेगेटिव इसको नेगेटिव एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, यानी एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है।
अब इससे होगा क्या, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया कि अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ने से, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो चीज़ जुड़ती है, यानी जब बैटरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कोई चीज़ जुड़ती है तो वो हमारे पास वो कैथोड बन जाता है। अब ये एनोड जो है वो कैथोड बन गया, ठीक है, लेकिन है उसकी नेचर नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से भी जुड़ा हुआ है, उसकी नेचर नेगेटिव ही है, ठीक है। और ये कैथोड जो है वो एनोड बन गया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ गया, ठीक है। तो ये कैथोड जो है वो एनोड बन जाता है और एनोड जो है वो कैथोड बन जाता है, ठीक है। और फिर जो है वो रिवर्स रिएक्शंस होने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स एनोड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायरेक्ट करंट एंड कैथोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायरेक्ट करंट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई, ये अब मतलब इजी हो गया याद करना कि एनोड जो ऑलरेडी नेगेटिव इन नेचर था उसको बैटरी के भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, और जो कैथोड था वो पॉजिटिव इन नेचर था तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो कैथोड बन जाएगा और कैथोड जो है वो एनोड बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, रिवर्स केमिकल रिएक्शंस अकर एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। पहले यानी एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब वहाँ पे एनोड पे रिडक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर लेड सल्फेट जो बना हुआ था, अब जो एनोड था वो कैथोड बन चुका है, जो पहले एनोड था वो कैथोड बन चुका है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो वो लेड दोबारा से जनरेट कर रहा है और सल्फेट आयंस सिस्टम में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और अगेन जो कैथोड था वो एनोड बन चुका है और उसके ऊपर जो सल्फेट आयन डिपॉजिट हुआ हुआ वो सिस्टम के अंदर वाटर प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड, सल्फेट आयंस, 4 हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है। तो ये इन चीज़ों को आपने अच्छे से जो है वो मेमोराइज करना है, ठीक है, और इनकी नेट इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है, ठीक है। तो अगर तो आपको पूरा का पूरा नोट आ जाता है कि लेड एक्यूमुलेटर बैटरी को एक्सप्लेन करें, तो पहले आपने उसके यूजेस बताने हैं कि ये हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल्स में, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करता है जो कि हमें ज़रूरत होता है, दैट इज़ नीडेड टू डिराइव द स्टार्टर मोटर्स एंड हेडलाइट्स, ठीक है, एंड कैन बी रिचार्ज ईजीली, इसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है वो भी आपने बतानी है, क्योंकि राइट अ नोट जब आ जाएगा ना तो उसमें आपने यूज़, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सब बताना है। तो उसमें आपने बताना है कि एनोड किससे बना हुआ है, तो अभी हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया कि एनोड जो है वो लेड प्लेट का बना हुआ है, ठीक है। एंड इट बिकम्स, और जब डिस्चार्ज होती रहती है बैटरी तो ये लेड किस में कन्वर्ट होता है, इट बिकम्स कोटेड विद लेड सल्फेट एज द बैटरी डिस्चार्जेस, ठीक है। और कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड भी बेसिकली लेड का ही बना होता है, लेकिन लेड के ऊपर जो है ना कोट हुआ होता है लेड ऑक्साइड का, ठीक है, लेड ऑक्साइड का कोटिंग हुई होती है, ठीक है। कैथोड इज़ अ लेड फिल्ड विद लेड ऑक्साइड, ठीक है, यानी लेड को हमने लेड ऑक्साइड से फिल किया होता है, एंड इट ऑल्सो बिकम्स कोटेड विद लेड सल्फेट एज द बैटरी डिस्चार्जेस, यानी दोनों को हमने लिखा कि जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों के ऊपर ही किसकी कोटिंग हो जाती है, लेड सल्फेट की, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ हो रहा है, 30% सल्फ्यूरिक एसिड, और उसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम्स पर cm3। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप इसको मेमोराइज कर लें, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास वोल्टेज क्या है, द सेल प्रोड्यूसेस पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, यानी एक सेल जो है वो 2 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ऑटोमोबाइल्स में 3 या 6 सेल्स जो हैं वो सीरीज़ में जोड़ के, ठीक है, और उससे 6 या 12 वोल्ट्स की जो है वो करंट जनरेट करते हैं। और इसमें ऐसे होता है, यानी ये एनोड है, फिर उसके साथ कैथोड जुड़ा हुआ है, फिर उसकी एनोड की प्लेट, फिर कैथोड की प्लेट, फिर एनोड की, फिर कैथोड की, ठीक है। इस तरीके से यानी 3 या 6 सेल्स आपस में ज्वाइन करके 6 या 12 वोल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी का तो ऑलरेडी आपको पता है कैसे लिखना है, और आपने फिर जब बताना है कि जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है और उसकी डेंसिटी भी 1.25 से डिक्रीज़ कर जाती है व्हेन, और जब बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कम्प्लीटली कवर्ड विद लेड सल्फेट द बैटरी सीजेज टू डिलीवर करंट अंटिल इट इज़ रिचार्ज, ठीक है। ये भी मतलब सिंपल है, इसमें कुछ रटा नहीं लगाना, कि जब दोनों आहिस्ता आहिस्ता करंट फ्लो करता रहेगा और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो लेड सल्फेट से कवर हो जाएंगे तो जो है वो करंट स्टॉप हो जाएगा, फिर हमें उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। रिचार्ज के लिए आपको पता है कि आपने एनोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो और फिर रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा और जो डेपोजिशन हो जाएगी लेड की एनोड के ऊपर और लेड ऑक्साइड की कैथोड के ऊपर,
ठीक हो गया। और आफ्टर रिचार्जिंग जो डेंसिटी है वो भी दोबारा से रिकवर हो जाएगी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड हो जाएगा और डेंसिटी अगेन 1.25 ग्राम्स पर cm क्यूब हो जाएगी। तो ये सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर नोट भी जो है वो प्रिपेयर करवा दिया है। हालांकि पिछले दोनों पेपर्स में सिर्फ रिएक्शंस आए हैं, ठीक है। और जो है डिस्चार्जिंग में आपने ज़रूर बताना है कि आपने किसको किसके साथ कौन से एनोड को किस टर्मिनल के साथ जोड़ा है और कैथोड को किस टर्मिनल के साथ आपने जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये रिचार्जिंग की आपने मतलब इक्वेशंस भी लिखनी है प्रॉपर। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रिपीट हो चुका है 2013 के फर्स्ट और सेकंड पेपर में, लेकिन ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स ये नहीं आया, ठीक है। सिंपल डिफाइन ऑर्डर आया था और उसके न्यूमेरिकल्स आए थे, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स जो हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कैसे है, रिएक्शन फॉर विच, यानी एक ही पैटर्न पे आपने तीनों इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। रिएक्शंस फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन, यानी ये रेट इक्वेशन के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना यहाँ पर, उनका अगर सम जो है वो 1 के इक्वल है देन इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आपको ये जो है ना याद करना है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आपने बाकी डेफिनेशंस भी लिखनी है। रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कोई भी हम जर्नल कोई भी रिएक्टेंट ले लेते हैं उसका पावर जो है वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है। और इसके लिए आपने फिर यहाँ पर दो इक्वेशंस शो हुई हुई हैं, दो एग्जांपल्स, तो आपने कम से कम एक एग्जांपल याद करनी है सही तरह करके, ठीक है। यानी N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मोल्स लेंगे तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ये बेसिकली हमने इक्वेशन में हमें 2 मोल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन रेट इक्वेशन में जो है आपको सिर्फ 1 उसका एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जब मैकेनिज्म होता है ना, मैकेनिज्म जैसे में एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है ना वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप में N2O5 का एक मॉलिक्यूल यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास रेट इक्वेशन में N2O5 का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। बाकी स्टेप्स में जो है N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल यूज़ हो गया है, इसलिए उसको हम रेट इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और वाटर बनाता है। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये इक्वेशन में भी देखें 1 मोल ही है और रेट इक्वेशन में भी 1 मोल ही है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन इज 2 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखें, अब आप फर्स्ट नहीं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हमारे पास अगर सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स अगर 2 हो जाएगा तो वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये देखें रेट जो है वो यानी कोई एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा। जैसे अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट आपको एक ही नज़र आ रहा है, लेकिन उसको जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तो उसके एक्सपोनेंट्स आपको 2 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं जैसे NO + O3, तो अब आपके पास NO भी फर्स्ट इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, O3 का भी एक्सपोनेंट 1 है, 1 + 1 जो है वो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर NO2 और ओजोन के आपके पास NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स ओजोन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें, लेकिन रेट इक्वेशन में NO2 का 1 मॉलिक्यूल और ओजोन का 1 मॉलिक्यूल है, यानी 1 + 1 = 2, ये भी 2 है, ठीक है। तो ये भी 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें से आप जो है वो कोई एक एग्जांपल जो है वो मस्ट कोट कर दें। अब यहाँ पर देखें रेट जो है वो अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो दोनों का एक्सपोनेंट 1 + 1 हो सकता है, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शंस फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट इक्वेशन इज 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और उसमें आपके पास ये तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, एक ही रिएक्टेंट के तीनों की पावर एक्सपोनेंट 3 हो जाए, या अगर एक जो रिएक्टेंट है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो मींस के जो पावर है वो 2 हो जाए और सेकंड वाले की 1 हो जाए, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। और अगर 3 आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स हैं तो तीनों की पावर अगर 1 1 है तो वो भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें भी 2 आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि 2NO अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है 2NO2 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन में भी इसके 2 मोल्स और इसके 1 मोल हैं, और रेट इक्वेशन में भी 2 मोल्स और 1 मोल्स ही हैं, ठीक है। कभी कभी इक्वेशन और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और रेट इक्वेशन के मोल्स जो है वो मैच कर जाते हैं और कभी कभी नहीं करते, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखें FeCl3 के 2 मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पर रेट इक्वेशन में इसका जस्ट 1 मोल है, और Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के 6 मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 मोल्स हैं, क्योंकि स्लो स्टेप में इसके जस्ट 2 मोल्स यूज़ हुए होंगे, तो इसलिए फिर इसका जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 1 + 2 = 3। ठीक है, तो आपको कोई एक इक्वेशन अच्छे से याद करनी है ताकि आप इसको कोट कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 1 से लेकर 19 तक जो है वो क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं, और बहुत से क्वेश्चंस जो है वो पीछे वाले जो क्वेश्चंस थे यानी पेपर्स थे उसमें से रिपीट हुए हैं, और एज इट इज़ भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, और कुछ चेंज के साथ रिपीट हुए हैं, तो वो आपने बहुत अच्छे से जो है वो मेमोराइज़ करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वीडियोस में हम सेक्शन सी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।